नमस्कार। आज के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपना पाठ है कक्षा 12 की इतिहास पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। हम अपने इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज अपना जो पढ़ रहे हैं उसमें है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम हमारे देश के महत्वपूर्ण जो भाग है मगध, वहाँ से शुरू होने वाला या वहाँ का इतिहास या वहाँ के राजवंश मौर्यों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जिस साम्राज्य की शुरुआत ईसा से 322 ईसा पूर्व से शुरू होकर 185 ईसा पूर्व तक जो अपने इतिहास का अध्ययन है वो इस मौर्य साम्राज्य के बारे में है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य है वो हमारे देश में कब से कब तक रहा, इस बात के क्या प्रमाण है। यानी हमारा इतिहास है उसे इतिहास में वो घटनाएं कब घटित हुई उसका हमें सबूत या तथ्य है वो पेश करना जरूरी है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलती है। कौटिल्य नाम आपने सुना है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य, जो जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, और आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या उनके समय में जो उनके प्रधानमंत्री हुए अथवा चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्हीं का नाम कौटिल्य है, जिसके द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। उस पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना, उनके प्रमुख राजवंश या राजा महाराजाओं की, उनके समय की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी हमें इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। इसके बाद में आता है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी नामक पुस्तकें हैं जिनसे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है या उनके समय के तथ्य है या सबूत है वो हमें इन पुस्तकों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें है दीपवंश, महावंश और भद्रबाहु चरित कल्पसूत्र। इन ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में विदेशी लेखक या विदेशी यात्री जो भारत के बारे में अपना वर्णन करते हैं उनमें हम बात करेंगे यूनानी लेखकों की, जिनमें प्रमुख है स्ट्रेबो, प्लूटार्क और जस्टिन। ऐसे विद्वान हैं या ऐसे लेखक हैं जिन्होंने भारत में मौर्य राजाओं के समय की जानकारी अपनी पुस्तकों में लिखी है और उस समय की राजनीतिक या उस समय की भारतीय व्यवस्था की जानकारी है वो प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमारे देश के पड़ोसी देश चीन, जहाँ से हमारे यहाँ कई यात्री आए जिन्हें हम चीनी यात्रियों के नाम से जानते हैं, उनमें प्रमुख है फाइयान, हैनसांग, इत्सिंग। ऐसे कई चीनी यात्री भारत में आए जिन्होंने मौर्यों के बारे में अपनी जानकारी प्रदान की है। देखिए, एक बात ज़रूर याद रखनी है, हैनसांग भारत के सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था। और दूसरा जिसको हम याद रखने के लिए हमें ये साथ साथ याद रखना है कि हैनसांग सम्राट हर्ष के काल में भारत आया और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत आया। अब हम बात करते हैं ऐसे भारत के
कई जो उस समय के लेख हैं या शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें एक तो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और दूसरे हैं मौर्य राजा अशोक के अभिलेख। इनसे भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे आता है, यह तो हुआ मौर्य काल की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत। इसके बाद में आता है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से भारत का राजा बना। इससे पहले हमें ये कहानी सुनने को मिलती है कि हमारे देश में मौर्य राजाओं से पहले नंद वंश के राजाओं का शासन था, जिनमें प्रमुख राजा महापद्म नंद और उसके बाद में घनानंद नाम के शक्तिशाली राजा भारत में शासन किया करते थे। उस घनानंद के शासन का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रमुख गुरु या प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से भारत का शासक बना। ये इसकी शुरुआत 322 ईसा पूर्व से हुई और 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना शासन किया। देखिए, इसके जो जानकारी है या चंद्रगुप्त मौर्य है वो भारत के शक्तिशाली राजाओं में रहा। एक लेखक थे स्ट्रेबो, जिसने चंद्रगुप्त के समय का वर्णन करते हुए लिखा है कि चंद्रगुप्त है वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसके पास में 6 लाख की पैदल सेना थी, जिससे उसने संपूर्ण जो अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था। इसके बाद में देखिए आता है, उसके समय में मैसिडोनिया के राजा के साथ में युद्ध हुआ, जिसका नाम था सेल्यूकस। मैसिडोनिया के राजा सेल्यूकस के साथ में 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ, जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध था। उस युद्ध में सेल्यूकस को हार कर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में संधि करनी पड़ी। उस संधि में देखिए क्या क्या हुआ, क्या क्या शर्तें थी। सबसे पहली शर्त थी सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करनी पड़ी। नंबर 2, अपने प्रदेशों में से एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपोमिस्डाई नाम के प्रदेश थे, जो उसे अशोक को देने पड़े, चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। तीसरी शर्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। इसके बाद में आता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस के द्वारा एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा गया, जिस मेगस्थनीज ने आगे जाकर अपनी एक प्रसिद्ध रचना लिखी जिसका नाम था इंडिका, और उस इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में भी शासन किया था, दक्षिण भारत में। उस दक्षिण भारत में शासन करने के सबूत हमें तमिल ग्रंथ उस समय के हैं, जो प्रमुख ग्रंथ एहनामूर और मुरनामूर। इन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है वो दक्षिण भारत में दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन
संपूर्ण भारत में लगभग कितनी दूर फैला हुआ था? तो इसकी सीमाएं पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में मगध तक फैली हुई थी। इसी प्रकार सौराष्ट्र से लेकर और कर्नाटक तक इसकी सीमाएं है वो इसके साम्राज्य की फैली हुई थी। कहने का मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने भारत के अधिकांश भूभाग पर उन्होंने अपना शासन चलाया। अब इसके बाद में आता है चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। तो देखिए, ऐसा इतिहास में ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन मुनि भद्रभाहु से दीक्षा लेकर उन्होंने संन्यास लिया और कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, मैसूर जिले में, वहाँ पर 298 ईसा पूर्व में वो जो है उनका अंत हो गया। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है।